हाइपरोपिया। एनाटमी। हाइपरोपिया को डिस्क्राइब करने से पहले हम आँख को बेहतर समझने के लिए इसका कैमरे के साथ मवाजना करते हैं। जब हम तस्वीर लेते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैमरे में दाखिल होती है। सबसे पहले ये कैमरा अपर्चर के सामने मौजूद ट्रांसपेरेंट ग्लास से गुजरती है, फिर ये कैमरा लेंस से गुजरकर लाइट रेज को फोकस करने में मदद करती है और आखिर में एक साफ तस्वीर के लिए लाइट को कैमरा फिल्म पर फोकस कर दिया जाता है। आँख भी ऑब्जेक्ट्स देखने में तकरीबन ऐसी ही है। ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद आँख में दाखिल होती है और सबसे पहले ये आँख की ट्रांसपेरेंट कर्व्ड फ्रंट पार्ट कॉर्निया से गुजरती है, फिर बाद में ये क्रिस्टलाइन लेंस से गुजरती है जो हमें लाइट रेज को फोकस करने में मदद करता है और आखिर में रेटिना से गुजरती है जो आई बॉल के पीछे मौजूद लाइट सेंसिटिव रिसेप्टिव सेल्स हैं जिन पर लाइट फोकस की जाती है ताकि क्लियर इमेज हासिल हो सके। ये रिफ्रैक्टिव एरर की एक शक्ल है जिसमें लाइट रेज ठीक तरीके से रिफ्रैक्ट, बेंड और फोकस नहीं हो पाती। दूसरे लफ्ज़ों में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल लाइट रेज आँख में दाखिल होने के बाद रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं जबकि आई मसल्स रेस्टिंग पोजीशन पर होते हैं। की फीचर्स। इस रिफ्रैक्टिव एरर के 3 की फीचर्स हैं। नंबर 1, तस्वीर का रेटिना के पीछे बनना। नॉर्मल इंसानों में तस्वीर रेटिना पर फोकस होकर क्लियर नज़र आती है। पैरेलल लाइट रेज 6 मीटर या इससे दूर से आने वाली ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज को असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि 6 मीटर से कम फासले पर रखे गए ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज डाइवर्ज होने लगती हैं, इसलिए स्नेलन्स चार्ट को 6 मीटर दूर रखा जाता है। आँख को रेस्टिंग पोजीशन पर होना चाहिए, जैसे कि DSLR कैमरे की फोकसिंग को उसके जूम लेंस को रोटेट करके चेंज किया जाता है। आँख अपने लेंस की शेप अपनी आई बॉल में मौजूद मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके चेंज करती है, जिससे उसकी फोकसिंग पावर भी चेंज हो जाती है। इन मसल्स को लाजिमन रेस्टिंग पोजीशन पर होना चाहिए। इसी वजह से आँख के रिफ्रैक्टिव एरर को एस्टिमेट करने से पहले साइक्लोप्लेजिक या मसल पैरालाइजिंग ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसनोमर। हाइपरोपिया और मायोपिया दोनों में ही दूर की नज़र एबनॉर्मल होती है, यानी वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस नहीं कर पाते। लेकिन हाइयोपिया की ख़ास बात यह है कि अगर मरीज़ अपने इंट्राक्लियर मसल को किसी हद तक कॉन्ट्रैक्ट करके अपने लेंस की पावर को इंक्रीज़ कर लें तो ये इमेज को ठीक रेटिना पर फोकस कर सकते हैं। इसकी वजह से इंट्राओक्यूलर सिलरी मसल्स को रेटिना पर इमेज फोकस करने के लिए मुसलसल काम करना पड़ता है, जिससे तकलीफ शुरू हो जाती है और करीब के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए और ज़्यादा फोकसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। नतीजतन करीब की चीज़ें भी धुंधली नज़र आने लगती हैं। इसी वजह से सब नहीं लेकिन ज़्यादातर लेस डिग्री हाइपरोपिया के मरीज़ों को दूर की चीज़ें साफ नज़र आती हैं, लेकिन आंखों में दर्द और थकावट होने के साथ साथ करीब की चीज़ें भी धुंधली नज़र आती हैं। इसलिए इन मरीज़ों को मिस्टेकनली फार साइटेड समझा जाता है। वजूहात। नंबर 1, कर्वेचर। कॉर्निया के कर्वेचर और लेंस का नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैटर हो जाना। नंबर 2, एक्सियल। आँख की एक्सियल लेंथ का कम हो जाना। नंबर 3, इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस की फोकसिंग पावर और लाइट बेंडिंग प्रॉपर्टी का कम हो जाना, जैसे कि कोर्टिकल कैटरैक्ट में। नंबर 4, पोजिशनल, जैसे किसी ट्रॉमे के बाद लेंस का अपनी जगह से हिल जाना। नंबर 5, अफेकिया, लेंस का मौजूद ना होना जिसकी वजह से आँख रेटिना पर लाइट रेज फोकस नहीं कर पाती। किसमें? टोटल हाइपरोपिया। यह टोटल रिफ्रैक्टिव एरर है जो सर्टन ड्रॉप्स के इस्तेमाल से इंड्यूस किया गया कंप्लीट साइक्लोप्लीजिया यानी इंट्राओक्यूलर मसल पैरालिसिस के ज़रिए से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2, लेटेंट हाइपरोपिया। हाइपरोपिया को इंटरओक्यूलर सिलरी मसल की नॉर्मल टोन से ज़्यादा फोकसिंग पावर को ठीक किया जाता है, जो कि ज़्यादातर 1 डायोप्टर होती है। नंबर 3, मैनिफेस्ट हाइपरोपिया। ये डिवाइडेड है। फैकल्टेटिव में हाइपरोपिया की फोकसिंग पावर को सिलरी मसल्स की एक्टिव कंसंट्रेशन से ठीक किया जाता है। एब्सोल्यूट, इसमें हाइपरोपिया सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से भी ठीक नहीं हो पाता। क्लिनिकल फीचर्स। इलामात।
आई स्ट्रेनिंग या डिस्कम्फर्ट, एस्थेनोपिया जैसे कि आंख का थकना, दर्द होना, सर दर्द होना या माइल्ड फोटोफोबिया होना। आई स्ट्रेनिंग के साथ धुंधला नज़र आना, जब मसल कंट्रैक्शन के बावजूद हाइपरोपिया ठीक ना हो पाए। सिर्फ धुंधला नज़र आना। रिफ्रैक्टिव एरर का इस कदर बढ़ जाना कि मसल कंट्रैक्शन से भी ठीक ना हो पाना। आंख का अंदर की तरफ मुड़ जाना, कन्वर्जेंट स्क्विंट। आम मरीज़ करीब की चीज़ों पर फोकस करने के लिए आंखों को अंदर की तरफ ले आते हैं। ये अमल हाइपरोपिया के मरीज़ों में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इलामात: स्मॉल आई बॉल और छोटी कॉर्नियल डायमीटर। रेटिनल एग्जामिनेशन में इमेज डिस्टॉर्शन की वजह से फॉल्स चेंजेस का आना। ऐसा हाइपरोपिया का 5 डायोप्टर से बढ़ जाने की सूरत में होता है। डायग्नोसिस: रेटिनोस्कोपी। इसमें हैंड हेल्ड डिवाइस की मदद से आँख को लाइट से गुजार कर उसकी मूवमेंट और रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे रिफ्रैक्टिव एरर जानने में मदद मिलती है। ए स्कैन: इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब के ज़रिए से अल्ट्रासाउंड वेव्स को आँख से गुजार कर रिफ्लेक्शन और इको टाइमिंग की डिटेक्शन के ज़रिए से आई बॉल लेंथ कैलकुलेट की जाती है। याद रहे, पैदाइश के वक्त तमाम आँखें हाइपरोपिक होती हैं, +2.5 से +3 डायोप्टर तक, यानी लाइट रेटिना के पीछे फोकस्ड होती है। 6 से 7 साल की उम्र तक आई बॉल बढ़कर नॉर्मल साइज़ की हो जाती है और अब लाइट रेटिना पर फोकस होती हैं, जिसे एमेट्रोपिक भी कहते हैं। बाज़ अफराद में आई बॉल मुसलसल बढ़ती रहती है, जिससे मायोपिया होता है, यानी लाइट रेटिना के सामने फोकस होती है। ट्रीटमेंट: कैमरे के बरक्स मैक्सिमम 2/3 लाइट की फोकसिंग कॉर्निया के ज़रिए होती है, जबकि 1/3 लेंस के ज़रिए से होती है। तो इन मरीज़ों के इलाज के लिए उनकी आँख की फोकसिंग पावर को इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि रेटिना के पीछे इमेज बनने के बजाय रेटिना पर इमेज बने। ये अमल कन्वर्जिंग लेंस के ज़रिए से किया जाता है, जैसे कि ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर सर्जरी से। सर्जिकल ट्रीटमेंट: इसमें कॉर्निया के सेंट्रल पार्ट को मज़ीद मोड़ा जाता है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स, रिकवरी टाइम और बीनाई की इम्प्रूवमेंट पर मुनहसर करते हैं। PRK फोटो रिफ्रैक्टिव कैराटेक्टमी। इसमें कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स को सोल्यूशन की मदद से रिमूव किया जाता है, फिर लेज़र की मदद से कॉर्निया को रीशेप करके उसको स्टीपर बनाकर कॉन्टैक्ट लेंस की बैंडेज अप्लाई की जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में दर्द का होना और इसको ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। यह हाइपरोपिया को 2 डायोप्टर तक ठीक कर सकता है। लेज़र इन सिचु केराटिमिलियोसिस ये 4 डायोप्टर तक ठीक कर सकता है। ये आजकल सबसे ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सर्जरी है। इस प्रोसीजर में एक डिवाइस केराटोन कॉर्निया के फ्लैप को 160 माइक्रोमीटर तक स्लाइस करती है, फिर लेज़र से कॉर्नियल शेप को चेंज करके दोबारा से उसको जोड़ दिया जाता है। इसके फ़वाइद: ये दूसरे प्रोसीजर से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे ऑपरेशन के बाद दर्द ना होना, ज़्यादा तेज़ी से विजुअल रिहेबिलिटेशन का होना। कंडक्टिव केराटोप्लास्टी: इसमें कॉर्नियल स्ट्रोमा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इन्वॉल्व करके इसकी शेप चेंज की जाती है और ये लो से मॉडरेट हाइपरोपिया को करेक्ट कर सकता है।